प्रयास के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज है डे 16, यानी कि आज हम लोग अपनी तैयारी को करते हुए 16वें दिन तक पहुंच चुके हैं। और हम इस तैयारी को कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट RO या UPPSC RO आगामी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो जो है GS को हम कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी जो है हमने काफ़ी कुछ कंप्लीट कर लिया हिस्ट्री में, और हिस्ट्री की अब हमारी कुछ मुश्किल से 6 और 7 क्लासेस रह गई हैं, और उसके बाद जो है हमारा जो है ये जो आधुनिक भारत है वो भी समाप्त हो जाएगा और हिस्ट्री हो जाएगी पूरी समाप्त। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा सिलेबस सब्जेक्ट लेते हैं। साथ ही में जो है हमने साथ साथ क्या क्या कंप्लीट कर लिया मैं हम लोग एक बार देख लेते हैं। वो है करंट अफेयर्स। इंग्लिश में हमने काफ़ी पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, और वोकैबलरी भी हमने कंप्लीट कर ली थी, जिसके अंदर हमने एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पढ़ लिए थे। अब हम देख रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आज से हम लोग शुरू करेंगे, तो उसको हम लोग देख सकते हैं। अगर आप फ्री में जो है रोज डेली इंग्लिश क्विज देना चाहते हैं तो आप इस फ्री क्विज को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप की। ठीक है, तो इस पूरा जो शेड्यूल होगा इसको फॉलो करने में आपको 6 घंटे तक लगेगा, 6 से 7 घंटे। तो आप कर सकते हैं और आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं आने वाली परीक्षाओं में, और अच्छे से तैयारी करके अपने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं और नौकरी हासिल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं आज क्या करना है। आज जैसे कि अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो टाइपिंग के लिए 1 घंटा दीजिए। 30 तक स्पीड आ रही है, अगर 35 तक स्पीड है नॉर्मल टेक्स्ट पे आपकी, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग करिए, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। इंग्लिश में जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में A और B करिए, जो भी किताब आपके पास इनमें से। इडियम और फ्रेजेस में OPQ आज हम कंप्लीट करेंगे, और एडजेक्टिव आज हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जैसे कि पीछे से करते हुए आए। आर्टिकल नाउन हमारा हो चुका है, प्रोनाउन हो चुका है, एडजेक्टिव आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसे कर सकते हैं, आप किसी बुक से कर सकते हैं या किसी वीडियो को भी देख के कंप्लीट कर सकते हैं। बस हमें आज समझ लेना है, इसको अच्छे से कर लेना है, इस पर क्वेश्चन लगा लेने हैं, और इसे आज के बाद जो है हमेशा के लिए ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो हम इसको बस क्वेश्चन लगाने हैं। इसके बाद फिर क्या है, इंग्लिश पेपर में आपको एक आर्टिकल मिल जाएगा ग्रुप में, और जो है इंग्लिश का जो फ्री वोकैबुलरी टेस्ट है वो मैंने आपको बता दिया। इसमें हिंदू के भी मैं क्वेश्चन डालता हूँ, और जो है रोज़ जो भी हमारा टारगेट रहता है इंग्लिश का उसको भी डालता है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो 60 दिन अगर हमें मिल पाएँ तो हम लोग जो है आराम से जो है 1000 के ऊपर इंग्लिश क्वेश्चंस जो है टेस्ट फॉर्म में लगा चुके होंगे। तो बहुत अच्छा एक वो है, आप इसे फॉलो करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि कंप्यूटर में जो है आज हमें शुरू करना है। कंप्यूटर यहाँ पे देखिए, तो कंप्यूटर के लिए जो है मैं आपको ये बता दूँ कि कंप्यूटर जो है वो हमारा जो है वो बेसिकली अगर आप करना चाहें तो कंप्यूटर की एक बुक आती है लूसेंट की, वहाँ से आप लोग पढ़िए चैप्टर 1 चैप्टर 2। ये बुक में मुश्किल से 14 चैप्टर हैं, और अगर हम इसे रोज़ 2 चैप्टर करें तो 7 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। परंतु मैं आपको बताऊँ चैप्टर बहुत छोटे हैं, है ना, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एक बार आप पढ़ लीजिए इसको अच्छे से। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं, है ना। आप जो है वो ज़्यादा करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई कंप्यूटर की। तो हमें आज कंप्यूटर को हमने आज देख लिया, और आज हम लोग शुरू करेंगे जो है अपना जो हमें याद करना है वो है मराठा, नेपाल, बर्मा और अफगान, सिंध, सिख में कैसे जो है ब्रिटिशर्स ने जो था या अंग्रेज़ों ने जो था अपना आधिपत्य आगे बढ़ाया था। तो आज हमें उसे कंप्लीट करना है। हमने पहले जो था मैसूर को देख लिया था और बंगाल के एरिया को देख लिया था। तो आगे हम लोग इसको जो है आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं और क्या क्या है। ठीक है, तो एक और चीज़ उसके पहले कि हमारी एक टेस्ट सीरीज़ है जो कि शुरू हो चुकी है 15 फरवरी से। अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सेक्शनल टेस्ट में आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है। उसके बाद फुल टेस्ट भी है जो कि पूरा का पूरा इलाहाबाद हाई कोर्ट के बेसिस पूरा फॉर्मेट पे होगा। तो आप इसको एक बार जो है पॉज करके देख लीजिए। पूरा इन्फॉर्मेशन आपको लेना हो तो नीचे मेरा नंबर दिया है, आप वहाँ पे जाके पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारा प्रयास पेड स्टडी ग्रुप भी है, जिसके अंदर जो है डेली जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो भी हम टॉपिक है उसके ऊपर, और जो है पूरी अच्छी से तैयारी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जो भी आपकी क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, उन सब चीज़ों का गाइडेंस आपको पूरा मिलेगा। और जो है जो भी टेस्ट सीरीज जो मैंने आपको बताई, ये सारा कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है, ये पूरा पैकेज है। तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो अगर आपको जो है ये मेरा पूरा जो मैंने प्लान बनाया है, जिस तरीके से चल रहा है, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, मुझे बताइएगा कैसा आपको लगा ये प्लान। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं कि जो कि हमें पढ़ना है मराठा, नेपाल, बर्मा और अफगान और सिंध, सिख में कैसे जो है अंग्रेज़ों ने जो है अपना आधिपत्य जमाया। तो सबसे पहले जो है भारत का नक्शा देखेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मराठा अभी कहाँ पे बैठे हुए हैं, और ये है भारत की स्थिति 1750 के आसपास की। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे सिख हैं, और यहाँ पे सिंध का एरिया और ये अफगानिस्तान का एरिया है। ये नेपाल का एरिया है जो आज हमें सारा कुछ देखना है, और ये कुछ बंगाल का एरिया और अवध का एरिया है। ठीक है, तो हमने ये पिछली बार कवर कर लिया था, लड़ाई वड़ाई बक्सर वक्सर की, और यहाँ पे जो है आगे हम लोग बढ़ गए थे। आज हम लोग देखेंगे मराठा का। तो सबसे पहले मराठा का देखते हैं, एंग्लो मराठा वॉर, जो कि जो है शुरू होती है 1777 से लेकर 1818 तक। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझने का हम प्रयास करेंगे, और क्या निर्णायक मौका है, क्यों ऐसा हुआ कि यहाँ पे जो है लड़ाई हुई और अंग्रेज़ जो है एक तरीके से आधिपत्य जमा रहे हैं। देखिए 1700, आपको पता है कि जब यहाँ पे जो था एक तरीके से युद्ध हुआ था, किसका
हुआ था? पानीपत का जो युद्ध हुआ था, तीसरा पानीपत का युद्ध, जो आप बताएंगे मुझे कब हुआ था, नीचे जो है कमेंट में सेक्शन में डाल के बताइए कि आपको कब हुआ था वो जो है जो हमारा बेसिकली पानीपत का युद्ध। उसके बाद जो होता है मराठा जो होते हैं एक तरीके से जो ये पावर होती है ना, ये कमज़ोर होने लगती है। अभी ये जो थे सबके सब पेशवा के अंतर्गत लड़ते थे। अब क्या है, ये लोग सब लोग अपना इंडिपेंडेंटली एक तरीके से जो है एक अपने आज़ादी की, अपना एक आज़ाद सोच और आज़ाद तरीके से अब बिहेव करने लग गए हैं ना, अपना अपना सब लोग अब सोचने लग गए। परंतु अभी भी पूना के अंतर्गत थोड़ा बहुत इनको रहता है कि हाँ ठीक है मैं उन्हीं के अंडर लड़ूंगा, जैसे कि पेशवा के अंतर्गत। ठीक है, तो हम ये नाम हमको याद होने चाहिए, कौन सी जगह से जुड़े हैं ये हमको याद होना चाहिए। तो मैंने पिछली बार भी आपको याद कराए थे ये, और इसको आप जरूर याद रखिए। भोसले का नागपुर, गायकवाड़े का बड़ौदा, और सिंधिया का ग्वालियर, होलकर का इंदौर और पेशवा का पुणे है, और धार का पावार है। तो ये थोड़े थे, धार पावार इसमें लिखा नहीं है पर वो भी है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा हो गया है मैप। देखिए ये है पूना, ये जो है ना पेशवा का एरिया यहाँ पे है। ठीक है, भोसले यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये देखिए एरिया दिखा रहा है। गायकवाड़ यहाँ पे बैठे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा जो आपको एरिया दिख रहे हैं गायकवाड़ के हैं। ऐसे ही धार के एरिया दिखाई देंगे आपको, धार वाले है ना, पावर के जो एरियाज थे। और जो है और भी अलग अलग हैं, और अंग्रेज ये बैठे हुए हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो है अभी कोई क्लैरिटी नहीं कि कौन यहाँ पे बैठा है, पर लड़ाइयाँ चल रही हैं और ये वो चीज़ें। ठीक है, और यहाँ पे कौन बैठे हैं, सिख बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो था ये पूरा जो है मराठा का रीजन बना हुआ है। ठीक है, अब हम इसको समझ लेते हैं फटाफट। तो 3 मराठा वॉर हुई। आपको कैसे क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा उस समय जो था गवर्नर जनरल था वहाँ पे। तो वॉरेन हेस्टिंग पहले में था, लॉर्ड वेस्ली दूसरे में, और तीसरे में कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, फिर आपको टाइम लाइन पता होना चाहिए। 82 तक ये चला, 1782 तक। ठीक है, फिर 1803 में यहाँ पे जो है फिर से युद्ध होता है, और 1817 में जो है फिर से यहाँ पे युद्ध होगा। ठीक है, तो जो पहला युद्ध है वो किसके बीच में हुआ वो आपको पता होना चाहिए। वो हुआ सवाई माधव राव और रघुनाथ राव के बीच में। ठीक है, तो रघुनाथ राव जो था वो जो है काफ़ी मतलब वो ब्रिटिशर्स के साथ चला जाता है, और वो क्या करता है, ब्रिटिशर्स के साथ एक तरह की संधि कर लेता है कि सवाई माधव राव जो है उसको हराया जाए। और जो सवाई माधव राव को जो है सपोर्ट कर रहे थे इस समय वो थे नाना फडणवीस। ठीक है, तो नाना फडणवीस थे वो बेसिकली सवाई माधव राव को सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे जो है एक तरीके से लड़ाई होती है, पर वो क्या हो जाता है, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे जो दूसरा युद्ध होता है मराठा वॉर का, वो लॉर्ड वेस्ली उसमें हेल्प करता है, और ये जो होता है पेशवा बाजीराव द्वितीय जो कि ब्रिटिशर्स के साथ होता है और होलकर के बीच में होता है। अब यहाँ क्या है ना, काफ़ी समय बीत गया है, तो क्या हुआ, नाना फडणवीस जो थे वो काफ़ी संभाल के रखा हुआ था उन्होंने, जो पूरा ये जो मराठाओं का एकता थी ना, इनको संभाल के रखी हुई थी। पर क्या होता है, जब जो नाना फडणवीस होते हैं जब वो मर जाते हैं, तो उसके बाद जो है ना सभी लोग जो होते हैं लड़ने लगते हैं गद्दी के लिए। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय जो होता है वो क्या करता है, होलकर के भाई को मार देता है। होलकर मैंने आपको दिखाया था ना, ये एरिया होलकर का है। ठीक है, ये ब्लू वाला ये, ठीक है, होलकर का एरिया है। तो होलकर के भाई को मार देता है पेशवा लोग। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इस पे अटैक करते हैं, और ये भाग के चले जाता है ब्रिटिशर्स के पास। और ब्रिटिशर्स होते हैं, अंग्रेज होते हैं, इसी चीज़ का इंतजार कर रहे होते हैं, और इसके साथ जो है एक तरह का गठबंधन करते हैं, उसे बोलते हैं सब्सिडरी अलायंस, यानी कि सहायक गठबंधन। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे पेशवा बाजीराव जो है इसको साइन करता है। अब जो है तीसरी जो युद्ध होता है, जो थर्ड मराठा वॉर जो होता है, वो 1817 से लेकर 18 तक होता है। उसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स होता है उस समय, और जो लॉर्ड हेस्टिंग्स होता है ना, वेल्सली जो होता है जब इंडिया में आता है ना, तो वो जो था विस्तारवाद की नीति अपनाता है। ठीक है, पर कुछ समय बाद उसको बंद कर दिया जाता है। पर लॉर्ड हेस्टिंग जो आता है वो बाद में फिर से आता है, और वो इसको और ताकत पूर्वक मतलब और भी बलपूर्वक इसको चलाता है, और भारत में जो है अंग्रेज़ों का आधिपत्य को और बढ़ाने का प्रयास करता है। तो ये ध्यान रखिए, जो है ना लॉर्ड हेस्टिंग जो आखिरी में आता है, तो ये लॉर्ड हेस्टिंग ही इनका जो है ख़त्म करेगा, और मराठा को जितना भी अपने जो भी लैंड है जो भी कुछ है वो अपने अंडर ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पिंडारी और ब्रिटिशर्स की लड़ाई होती है, और इसके अंदर इनका साथ देते हैं जो है दोनों मतलब पिंडारी से लड़ने का जो साथ देते हैं वो सिंधिया साथ देते हैं। ठीक है ना, तो ग्वालियर की ट्रीटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको ये सारी चीज़ बता दी कि इसमें क्या युद्ध हुआ। अब हम लोग जल्दी से बैटल्स देख लेते हैं और ट्रीटी देख लेते हैं। देखिए इसमें बहुत सारी बैटल्स हुई, जैसे कि आप नाम देख ही रहे हैं, पर हमें कुछ कुछ बैटल्स याद रखनी है और कुछ कुछ ट्रीटियाँ याद रखनी है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहली है, आप ये सालबाई की ट्रीटी याद रखिएगा और इसका डेट याद रखिएगा। इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो था सल्सिएट और एलिफेंटा का जो एरिया था वो ब्रिटिशर्स के पास आ गया था। ठीक है, तो ये आपको जगह का मतलब नाम याद रखना है। ठीक है, तो ये कौन सा एरिया था, ये यहाँ पे एलिफेंटा, और बेस यहाँ पे ही आपका जो है सल्सिएट का एरिया था। ठीक है, ये कहाँ पे आ गया, ब्रिटिशर्स के पास आ गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पे जो जब दूसरा युद्ध होता है सेकेंड मराठा वॉर, जब लॉर्ड वेल्सली है, तो इसके अंदर बसीन की ट्रीटी होती है। ठीक है, बसीन की ट्रीटी में क्या होता है, पेशवा जो होता है वो किसके अंतर्गत आ जाता है, सहायक गठबंधन में आ जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो किसके कौन सी ट्रीटी में कौन गठबंधन में आ रहा है ये ध्यान रखना है। फिर दियो गांव की ट्रीटी
ट्रीटी होती है, ट्रीटियाँ लिखा ना मैंने ऊपर, ट्रीटी होती है, तो उसमें सहायक गठबंधन में कौन आता है, भोसले आता है। इसी तरीके से सुरजी अर्जनगढ़ या बुरहानपुर की जो ट्रीटी होती है उसमें सिंधिया जो होता है सब अलायंस कर लेता है, सहायक गठबंधन। और राजपूत घाट की जो ट्रीटी होती है उसके अंदर कोई सहायक गठबंधन नहीं होता है, परंतु जो होलकर होता है ना वो एक जॉर्ज बार्लो करके एक नया गवर्नर जनरल आता है इसी के बाद, जस्ट इसके बाद और हेस्टिंग से पहले, उसके साथ ट्रीटी करता है कि हाँ ठीक है, हम आप मैत्री है, दोस्ती है, शांति है, ये वो। मैं आपको थोड़ा सा सहायक गठबंधन के बारे में बता देता हूँ, सब्सिडरी अलायंस के बारे में। जब ये कोई राजा, जैसे मान लीजिए आप किसी राजवंश के राजा हैं, तो आपके पास अंग्रेज आएंगे, कहेंगे हम आपके साथ सब्सिडरी अलायंस करेंगे। इसका मतलब है कि अब हम आपसे अटैक नहीं करेंगे आपके ऊपर, हम जो है आप हमारे साथ लड़ाई करेंगे साथ में मिलकर, और जो है हम आपके साथ जो है एक तरीके से जो है एक ही टीम में रहेंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ सब्सिडरी लाइंस में रहता है, और हमारा एक आदमी आपके कोर्ट में बैठा रहेगा, और हमारी सेना आपका हमेशा साथ देगी, और आपको उसको जो है हमेशा जो है पैसे देना पड़ेगा उस सेना को। तो इस तरीके से होता है सब्सिडरी अलायंस, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें जो इंपॉर्टेंट एक और है वो है आपकी मंदसौर की ट्रीटी, क्योंकि इसमें होलकर, जैसे यहाँ पे इन लोगों ने सब्सिडरी अलायंस किया ना, वैसे यहाँ पे होलकर ने किया था, तो यहाँ से इतना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिरी लड़ाई जो होती है बैटल ऑफ अश्ती, तो वो ध्यान रखने वाला है। तो इस तरीके से हमारा हो जाता है मराठा खत्म, ठीक है। फिर देखेंगे कि एंग्लो नेपाल के साथ जो हमारा वॉर हुआ था वो क्या था। तो फिर इसके अंदर देखते हैं कि 1814 से लेकर 1816 तक लॉर्ड हेस्टिंग नाम के एक गवर्नर जनरल रहता है, उसकी लड़ाई होती है यहाँ पे। और वो जो होता है क्यों होती है, बेसिकली जो गोरखा का रीजन था, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये जो एरिया होता है नेपाल का, यहाँ पे अब गोरखा राज कर रहे होते हैं। पहले एक और शासन था किसी का, उसको फिर ये हथियार लेते हैं, गोरखा आ जाते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है क्योंकि ब्रिटिशर्स का जो है रूल है, तो एक तरीके से क्या है कि वहाँ पे बार बार आके इनकी जो आउटपोस्ट होते हैं वहाँ पे अटैक करते रहते थे, उनकी चौकियों पे, बेसिकली कहने का मतलब है। और यहाँ पे जो है इसलिए जो है एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ था कंटिन्यूसली। तो जो अंग्रेज़ थे वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये एरिया जो है वो प्रॉब्लम में रहे और उनको जो है दिक्कत हो, तो इसलिए लड़ाई होती है। और फिर जो है उसके बाद एक ट्रीटी ऑफ सगौली होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ट्रीटी ऑफ सगौली किसके साथ होती है, ये बेसिकली होती है आपके नेपालियों के साथ। तो ये 1816 में होता है। गढ़वाल और कुमाऊँ का एरिया जो होता है वो अंग्रेज़ों को मिल जाता है। एक अंग्रेज़ का कोई ऑफिसर जो होगा वहाँ पे रहेगा काठमांडू में, और कई सारे हिल स्टेशन जैसे कि आपको पता है मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया, वो सारा कुछ अंग्रेज़ों के पास आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है एंग्लो नेपाल का जो वॉर होती है, और उनके साथ जो उनकी लड़ाई होती है, और उसके बाद जो उनकी ट्रीटी होती है, इतना ही ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। फिर एंग्लो बर्मीज़ वॉर, यानी कि जो ये एरिया है आपका, इधर का दिखा देता हूँ मैं आपको एक और मैप में। ये जो एरिया है बर्मा का जो एरिया है, इनके साथ जो अंग्रेज़ों की लड़ाई हुई थी उससे क्या रिलेशन था, तो हम बस थोड़ा बहुत देखेंगे इसमें, क्योंकि इंडिया से रिलेटेड नहीं है, पर तब भी हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि पहली जो वॉर हुई थी उसमें लॉर्ड आर्महेस्ट करके था गवर्नर जनरल, वो देख रहा था इसको लड़ाई को। फिर जो सेकंड वॉर हुई थी वो लॉर्ड डलहौजी की वजह से हुई थी, और जो तीसरी वॉर हुई थी लॉर्ड डफरिन की वजह से हुई थी, और 1885 में हुई थी। देख रहे हैं आप, यहाँ पे कांग्रेस का गठन भी हुआ था, तो ये बहुत देर में हुई थी वॉर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड डफरिन यहाँ पे था। फिर यहाँ पे जो होता है अलग अलग इसके कारण होते हैं कि पहले में तो होता है जो बर्मीज़ होते हैं, मतलब जो बर्मा के लोग होते हैं वो असम के एरिया में आ जाते हैं, तो लड़ाई हो जाती है। दूसरे में क्या होता है कि लॉर्ड डलहौजी को पता था कि ये जो एरिया है बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा है, बेसिकली इन सेंस ऑफ ट्रेड, है ना, ट्रेड के रिस्पेक्ट में, कि यहाँ से राइस भी ट्रेड हो रहा था, वुड भी बहुत था, तो वो चाहता था कि यहाँ का जो ट्रेड है ना वो इनको मिल जाए। तो इस दूसरा लड़ाई जो है इस चक्कर में होता है, अंग्रेज़ जो है कोई ना कोई मौका ढूंढ रहे होते हैं, और ये लोग क्या करते हैं वहाँ का राजा कि ब्रिटिश के जो वहाँ के मर्चेंट होते हैं, मतलब कि जो वहाँ पे ट्रेडिंग करते थे या जो वहाँ पे जाके व्यापार करते थे, उनके ऊपर फाइन लगा देता है। तो बस ये मौके की तलाश थी और फिर वो अटैक कर देते हैं। तो एक ये रीज़न हो गया इनका सेकंड वॉर का। और थर्ड वॉर का जो रीज़न था वो यही था कि जो वहाँ का किंग था उसका नाम था थिबाओ, वो जो था कुछ ना कुछ जो था फ्रेंच के साथ मिलके, फ्रांसीसियों के साथ मिल करके जो था अंग्रेज़ के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचा रहा था, तो उनको ये पता चल जाता है, तो इसलिए वो करते थे। तो पहले में जो होता है ट्रीटी ऑफ यानदबो होती है, बस आपको यही याद रखना है कि किस कब हुई थी ट्रीटी ऑफ यानदबो, ये ध्यान रखिएगा 26 में हुई थी, ठीक है, 1826 में। और किसके साथ हुई थी, बर्मा के साथ हुई थी, और लॉर्ड आर्महेस्ट इसमें था। शांति रखेंगे, रेजिडेंट एक रहेगा वहाँ पे, ऑफिसर एक रहेगा बर्मा में, और जो है अरकन और टेनेजरन का एरिया इतना नहीं पूछेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में, बट बस आपको बता दे रहा हूँ, अरकन का जो एरिया ना ये वाला एरिया है, यहाँ का एरिया अरकन का और टेनेजरन का, ये सारे एरियाज हैं, ठीक है, वो सारा इनके पास आ जाता है। उसके बाद रंगून, पेगू और जो पूरा बे ऑफ बंगाल का जो कोस्ट होता है सेकंड वाले में लड़ाई में,
ये भी जो है अंग्रेज़ों के पास आ जाता है। तो कौन सा एरिया हो गया, यहाँ का जो एरिया देख रहे हैं ना, ये पेगू का एरिया है और रंगून का एरिया है यहाँ पे। तो ये सारा अंग्रेज़ के पास आ जाता है। और फिर जो है आखिरी लड़ाई जो होती है उसमें जो होता है बर्मा तक का एरिया, जितना भी बचा एरिया होता है वो भी सब अंग्रेज़ों के पास आ जाता है, यानी कि ये वाला एरिया। तो पूरा का पूरा बर्मा जो है वो अंग्रेज़ों के पास आ जाता है ये तीसरी लड़ाई तक। और 1937 में बर्मा को, पहले तो इंडिया में ही इसको इंक्लूड कर रखा था उन्होंने, पर बाद में जो था और कौन सी बार 1885 में, और बाद में जो था 1937 में जाके इसको अलग से एक कॉलोनी घोषित कर दिया जाता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, बस आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी वॉर हुई, कौन कौन उसमें थे, और ट्रीटी ऑफ यंदबू जो थी इससे रिलेटेड थी। बस इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के लेवल के लिए है, या जो पीएससी या आरओ हमारा यूपी पीएससी आरओ है उसके लिए इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। तो उसके आगे 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 आते हैं, हम देखते हैं एंग्लो अफगान वॉर। तो जो अफगान का एरिया है वो आपको दिखा देता हूँ, ये अफगान का एरिया है, ठीक है। और भारत में एक हमेशा से एक वो रहा है कि बेसिकली कि अगर मान लीजिए आपका ये वाला एरिया, अगर कोई राजा यहाँ राज कर रहा है, उसका अगर यहाँ का एरिया यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है उसका, वो अगर वीक है तो जो है हमेशा जो है यहाँ पे सत्ता गिर जाती थी, है ना। जैसे हमने पहले भी देखा, गौरी आया, कुषाण आए, कौन कौन आया, सब कोई आया इधर ही से। तो अंग्रेज़ भी चाहते थे कि ये एरिया जो है मजबूत रहे और यहाँ पे जो एक तरह का बफर बन के रहे, मतलब बफर इन सेंस कहने का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग एरिया रहे यहाँ पे, और कोई ऐसी यहाँ पे किंगडम रहे जो इनकी मदद करे। क्योंकि यहाँ पे जो थे दो थ्रेट थे अंग्रेज़ों को, दो थ्रेट, एक तो रशिया से ऊपर से थ्रेट था कि रशिया यहाँ पे एंटर कर सकता है इंडिया में, और एक नेपोलियन जो था उस समय बहुत शक्तिशाली हो रहा था, उससे भी थ्रेट था। तो ये जो अफगान वॉर हुई थी ये इसी दो चीज़ों के फियर की वजह से अंग्रेज़ों के थे, और वो चाहते थे कि यहाँ का एरिया मजबूत हो। तो पहली लड़ाई होती है वो लॉर्ड ऑकलैंड करते हैं, और दूसरी लड़ाई जो होती है वो लॉर्ड लिटन के टाइम में होती है, काफ़ी लेट होती है, 1878-80 के आसपास होती है, देख रहे हैं आप, काफ़ी लेट है। तो लॉर्ड ऑकलैंड की जो लड़ाई होती है यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स होते हैं हारते हैं, पहली लड़ाई हार जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी लड़ाई में जो होता है ट्रीटी हो जाती है, ठीक है। तो पहली लड़ाई के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक ट्राई पार्ट पैराटाइट ट्रीटी होती है, किनके किसके बीच में, ब्रिटेन के लोग अंग्रेज़ों के बीच में, शाह शुजा जो होता है एक यहाँ का अफगान का किंग होता है, और रंजीत सिंह जो कि सिख किंगडम में बैठा होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो सिख एम्पायर बैठा है ना, अफगानिस्तान में जाना है तो यहाँ पे दोस्ती करोगे, यहाँ के आदमी को मिला लिया, जो यहाँ पे राजा बनना चाहता था उसको मिला लिया, और अंग्रेज़ों खुद मिल गए, तब तीनों मिलकर यहाँ पे लड़ाई करेंगे। परंतु होता क्या है, जो यहाँ का पहले से दोस्त खान बैठा होता है ना, वो इनको बहुत भटकी देता है, वो उनको बहुत ज़्यादा भटकी देता है, और जो है ये जो है अंग्रेज़ हार जाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये पहली वाली हार हार जाते हैं। और जो यहाँ पे एक एलिफेंट स्टोन करके एक इनका ऑफिसर होता है वो मर जाता है। तो अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन कि एलिफेंट स्टोन करके जो ऑफिसर था वो बेसिकली कहाँ मारा गया, तो आप याद रखिएगा वो पहली लड़ाई में मर जाता है, एंग्लो अफगान वॉर में, ठीक है। फिर उसके बाद होती है लॉर्ड लिटन आते हैं, लिटन नाम याद रखिएगा इसका टाइम, और यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो जाए आपको, थर्ड वॉर जो यहाँ पे हुई थी ना, ये आपकी बर्मीज़ वॉर में, और ये लिटन के टाइम में, थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आपको, 5 साल का ही डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ये जो यहाँ पे लड़ाई जो होती है वो होती है अमीर याकूब खान, उस समय जो वहाँ का राजा होता है अफगानिस्तान का, उसके बीच में और लिटन के बीच में। और एक ट्रीटी ऑफ गैंडमैक होती है, ये ध्यान रखिएगा, ये ट्रीटी ऑफ गैंडमैक बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ट्रीटी कौन सी थी, यानदबू, और यहाँ पे कौन सी थी, ट्रीटी ऑफ गैंडमक। तो यहाँ पे भी क्या होता है, अफगानिस्तान को बफर की तरह बनाएंगे, यानी कि अफगानिस्तान को जो है मतलब स्ट्रॉन्ग करेंगे, और जो है ताकि देखते रहेंगे बाहर से कोई आक्रमण ना हो, और एक अपना ऑफिसर जो है उनके काबुल में उनके दरबार में रहेगा। तो इस तरीके से ये दोनों लड़ाइयाँ होती हैं। फिर आती है एंग्लो सिंध वॉर। एंग्लो सिंध वॉर में क्या होता है, लॉर्ड एलन ब्रोग होते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं 1842-1843 में रहते हैं, और ये क्या करते हैं, सिंध का जो एरिया होता है, मैं आपको दिखाता हूँ सिंध का एरिया, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये सिंध का एरिया है। अब क्या है ना, यहाँ तो सब कुछ जीत गए ब्रिटिशर्स, है ना, बहुत सारा एरिया जीत गए, अब बचा कौन सा है, सिख, सिंध और अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान हमने कर लिया, सिंध अब हम लोग देख लेते हैं, और नेपाल हमने देख लिया, अब सिख इसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो जो सिंध का एरिया होता है, ये जो एरिया होता है सिंध का, देख रहे थे सिंध लिखा है, इसको अब कंट्रोल करेंगे ब्रिटिशर्स। तो लॉर्ड एलन ब्रॉग होते हैं, वो बेसिकली इस टाइम पे रहता है, वो क्या करता है कि अफगानिस्तान की लड़ाई से पहले, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे 43 है, यहाँ पे एक बार हार चुके हैं ना ये लोग, तो अब इनको पटकी लग चुकी है, तो समझ चुके हैं अगर अफगानिस्तान को जीतना है तो सिंध को जीतना पड़ेगा भाई। अगर आपको यहाँ पे मजबूती रखनी है तो आपको यहाँ पे पहले मजबूती बनानी पड़ेगी ना, क्योंकि अगर आपको रसद पानी चाहिए, यहाँ पे एक बेस चाहिए अच्छा सा, तो ये क्या करता है कि यहाँ पे जो है लड़ाई करने की कोशिश करता है, ठीक है। और यहाँ पे दो लड़ाइयाँ होती हैं, एक मियानी की, एक दाबो की, आपको याद नहीं रखना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस आपको मैं बता दे रहा हूँ कैसे जुड़े हुए हैं। और क्या होता है फाइनली जो है ये इसको जो है क्या बोलते हैं, जो सिंध का एरिया होता है
ये जो सिंध का एरिया होता है इसको फाइनली जो है ये लोग बंगाल प्रेसिडेंसी में जोड़ लेते हैं, मतलब जो बंगाल का प्रोविंस होता है ना, यहाँ का जो बंगाल का इनका जो प्रोविंस होता है अंग्रेज़ों का, उसमें जोड़ लेते हैं। क्योंकि अब ये मराठा का तो रहा नहीं, क्योंकि अब अंग्रेज़ उस पर कॉपी ऑक्यूपाई कर चुके हैं, है ना, मराठा को हरा चुके हैं अंग्रेज़ इस समय तक। तो वो जो चीज़ है यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एंग्लो सिंध वॉर भी हो जाती है। अब अंग्रेज़ों के पास सामने सिर्फ एक जन बचा होता है, वो होता है सिख, ठीक है। तो जो है सिख जो होते हैं वो बेसिकली आपके जो होते हैं पहला सिख वॉर होता है। और इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ, कि अभी तक जो यहाँ पे देखा था मैंने आपको बताया था एक ट्राई पार्टेड ट्रीटी हुई थी। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे देखिए ट्राई पार्टेड ट्रीटी हुई थी ना, मतलब कि तीन लोगों की ट्रीटी ऐसे समझ लीजिए, तीन पार्टियां जिसके अंदर ट्रीटी करें वो ट्राईपार्टी ट्रीटी, ठीक है। तो ये किसके बीच में हुई थी, यहाँ पे जब अफगान के लिए लड़ाई करने जा रहे थे, तो इसमें कौन कौन थे, एक तो ब्रिटेन के लोग थे, अफगानी और अंग्रेज़, दूसरा जो वहाँ का राजा बनना चाहता था वो, और रणजीत सिंह थे सरदार जी, जो कि सिख थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो थे वहाँ के राजा, ठीक है। तो ये जो थे इन्होंने जो है लड़ाई करनी थी। तो अब क्या हो गया, अब एंग्लो सिख वॉर आया, तो अब लॉर्ड हार्डिंगे जो थे बेसिकली इस समय बैठे हुए थे। तो 1845 और 46 की बात है। तो रणजीत सिंह मर गए। अब रणजीत सिंह मर गए, बहुत ही अच्छे राजा थे। तो रणजीत सिंह मरने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे जो थी सत्ता की लड़ाई शुरू हुई। तो दलीप सिंह जो थे, एक माइनर लड़का था छोटा, उसको देखने के लिए एक रानी जिंदान करके एक थी, वो उनको उनका उसकी गार्जियन थी, वो वहाँ को रूल कर रही थी। तो अंग्रेज़ चाहते थे कि इस एरिया को कंट्रोल करें, तो लड़ाई होती है फिर रानी जिंदान की और ब्रिटिश आर्मी की। तो यहाँ पे ये सारी लड़ाइयाँ होती हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप रानी जिंदान का नाम याद रखिएगा और लॉर्ड हार्डिंगे का नाम याद रखिएगा, ठीक है। फिर दो ट्रीटी होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ लाहौर और ट्रीटी ऑफ भैरवल। तो ये जो दो ट्रीटियाँ होती हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमको याद रखना है। और ये 1946 में नहीं, 1846 में होती हैं, ठीक है। और बहुत ही कम ड्यूरेशन में होती हैं। देखिए, पहले होती है मार्च में, फिर दिसंबर में हो जाएगी। तो पहली वाली जो ट्रीटी होती है उसमें जो कश्मीर, क्योंकि लड़ाई जब भी अंग्रेज लड़ाई करते थे ना, तो उनको नुकसान, वो हमेशा दिखाते थे कि हमको बहुत नुकसान हुआ है, तो उसके लिए पैसे मांगते थे, तो उसे बोलते हैं वॉर इंडेमिनिटी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट शब्द है, आप याद रखिएगा। इंडेमिनिटी मतलब कोई नुकसान हुआ हो, आप उसकी भरपाई करें, तो इंडेमिनिटी होता है वो, ठीक है। एक वर्ड भी आपको याद हो गया। तो वॉर इंडेमिनिटी जो थे वो मांगते थे, ठीक है, अंग्रेज। तो ये क्या करते हैं, वॉर इंडेमिनिटी नहीं दे पाओगे तो अपना कश्मीर हमें दे दो। तो ये कश्मीर ले लेते हैं, मतलब जो सिख होते हैं उनसे, ये देखिए सिख है ना कश्मीर इनके पास, तो इनसे ले लेते हैं और किसको बेच देते हैं, गुलाब सिंह को बेच देते हैं। गुलाब सिंह वहाँ का पहले जो था उस एरिया का एक मतलब आप समझ लीजिए अच्छा ऑफिसर था ये एरिया का, वो उसको दे देते हैं और वहाँ का उसको राजा बना देते हैं। और यहीं से गुलाब सिंह के आगे से ही जो है काफ़ी वंश चलता है। और जो आज हम देखते हैं ना अमर सिंह है, अमर सिंह ये यूपी वाले नहीं, जो मतलब वहाँ के हैं, जो वहाँ के राजा रहे पार्टीशन के टाइम में, जो आज भी वहाँ पे राजा हैं, वो लोग जो हैं इन्हीं गुलाब सिंह के वंशज में से ही आते हैं, ठीक है। फिर जो साउथ ऑफ सतलज का एरिया था, मतलब एक सतलज नदी बहती है ना यहाँ पे इस एरिया में सतलज नदी बहती है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये जो नदी बह रही है ना, ये नदी, ये सतलज नदी है, ठीक है। यहाँ पे इंदस में मिल गई, तो इसका जितना नीचे का एरिया होगा ये सारा अंग्रेज़ों के पास चला जाता है, ठीक है। थोड़ा और अच्छे मैप में दिखाता हूँ आपको। ये जो एरिया देख रहे हैं लाहौर से ये नदी जा रही है, ये ऊपर ये तो ये जितना एरिया था ना, ये सारा का सारा एरिया कौन ले लेता है, अंग्रेज़ ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सारा हो जाएगा यहाँ पे। और अपने एक ब्रिटिश ऑफिसर को वहाँ पे उसके दरबार में बिठा देते हैं, उसका नाम होता है सर हेनरी लॉरेंस। तो आपको ध्यान रखना है कि कश्मीर किस में जो है, किस लाहौर की कौन सी ट्रीटी में ले लिया गया था, लाहौर की ट्रीटी में, बस इतना याद रखिएगा। ट्रीटी ऑफ भैरोवल जो है वो होती है उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे जो है ना विद्रोह होने लगता है कि कश्मीर कैसे दे दिया तुमने, कश्मीर तो हमारा स्वर्ग था, इस तरीके कश्मीर तो कितना सुंदर है, तो चला गया। तो अब जो इनको बुरा लग रहा था, जो ये लोग थे सिख थे, तो इन्होंने क्या किया, लड़ाई करने लगे। अब इस रिवोल्ट को दबाने के लिए लड़ाई हुई और अंग्रेज़ों ने फिर ट्रीटी ऑफ भैरोवल करी, किसके साथ, रानी जिंदान के साथ। और रानी जिंदान को बोला कि अब बस करिए, अब आप नहीं इनको देखेंगी, अब हमें जो करना है, हम एक काउंसिल बनाएंगे। और यहाँ पे काउंसिल बनाया गया भैरोवल में, ठीक है। काउंसिल मतलब कि 8 लोगों का समूह बनाया गया जो उस राज्य को चलाएंगे, सिख किंगडम को चलाएंगे, ठीक है। और परमानेंट आर्मी जो है वहाँ पे रखी गई, और अपनी परमानेंट आर्मी रखी से इन्होंने क्या बोलते हैं ब्रिटिशर्स ने, और रानी जिंदान को वहाँ से हटा दिया। तो अभी रानी जिंदान यहाँ पे लड़ रही थी ना, ये अब इनका यहाँ पे गेम ओवर हो जाता है भैरवल के साथ। अब इसके बाद क्या होता है, सेकंड एंग्लो वार आती है, तो लॉर्ड डलहौजी फिर से आता है। तो लॉर्ड डलहौजी हमने किस में एक और देखा था, लड़ाई कर रहा था, यहाँ पे देखा था हमने, जो बर्मा की लड़ाई करते हैं ना, ये देखिए एंग्लो बर्मीज में, तो यहाँ भी लड़ाई करी इसने और इसने यहाँ भी लड़ाई करी, ठीक है। और ये रानी लक्ष्मीबाई के टाइम में भी था लॉर्ड डलहौजी, है ना।
तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो था यहाँ पे क्या होता है, इसके कुछ ऑफिसर्स को मार देते हैं सिख। तो क्या करते हैं, ये कहता है कि, और एक मुलराज करके एक सिख होता है, उसके अंडर में जो है सब लोग कहते हैं अब हम युद्ध करेंगे, लड़ाई करेंगे, आज़ादी लेंगे, है ना। तो लॉर्ड डलहौजी कहता है ठीक है तो फिर लड़ ही लेते हैं। तो फिर लड़ाई होती है रामनगर की, छिल्लनवाला की और गुजरात की। RCJ याद रखिए, ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। और कोहिनूर को इस मतलब इस लड़ाई के बाद कोहिनूर जो होता है इनसे ले लिया जाता है दलीप सिंह से, और दलीप सिंह को जो है पेंशन दे के छोड़, मतलब कह दिया जाता है अब तुम्हें पेंशन देंगे, अब तुम्हारे पास कोई राज्य नहीं है। तो इसी के साथ जो है हमारा एंग्लो सिख वॉर खत्म होता है। हमने एंग्लो सिंध वॉर देख लिया, एंग्लो अफगान वॉर देख लिया, एंग्लो बर्मीज़ देख लिया, एंग्लो नेपाल देख लिया, और एंग्लो मराठा देख लिया। और हमारी जितनी भी लड़ाइयाँ थी वो सारी कंप्लीट हो गई। जैसे कि हमने कल जो था मैसूर देखा था पिछले वीडियो में, और जो हमने उसके पहले बंगाल देखा था, और जो है हमने कर्नाटक युद्ध देखा था। तो जितने भी ये युद्ध हुए उसके बाद जो शक्ति बढ़ती है अंग्रेज़ों की वो यहाँ पे ख़त्म होती है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स थे उनकी क्या क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ रही उस समय, और किस तरीके से उन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ यानी कि उनकी जो ये जो जितनी भी फाइनेंशियल पॉलिसी या वाणिज्य से रिलेटेड या आपकी वित्तीय पॉलिसीज जितनी थी, है ना, वो जो थी उनकी जो जितनी भी थी वो किस तरीके से जो थी आने वाले जो उनका राज्य होता है उसको प्रभावित करती हैं, लोगों को प्रभावित करती हैं, है ना, और कैसे उनका कर सिस्टम था, ये सारी चीज़ कर प्रणाली थी, ये सारी चीज़ हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके। तो बहुत बहुत आप लोगों का जो है इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।